आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीनलैंड समसामयिकी के अंतर्गत। आज हम लोग अमेरिका और ग्रीनलैंड के बारे में देखेंगे। देखिए अभी विश्व समाचार सुर्खियों में जब देखेंगे तो ग्रीनलैंड पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बार बार स्टेटमेंट आ रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो बराबर सुर्खियों में रहा है। पिछले कुछ महीनों से ग्रीनलैंड पर उनकी नजरें टिकी हुई है। उनकी नजरें जो टिकी हुई है ग्रीनलैंड पर, इसके पीछे में कारणों को देखेंगे और ऐसा क्यों डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पिछले कुछ महीनों से ऐसा माना जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के शिकार है, और ऐसा सही भी था क्योंकि हमेशा क्रेडिट लेने की एक खोज, नोबेल प्राइज लेने की चाहत इत्यादि कुछ ऐसे कारण थे, और विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका सर्वोपरि की अवधारणा को दिखाने की चाहत, ये सारे ऐसे कुछ बिंदु थे जहां पर कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को लोग अप्रासंगिक किया, सुर्खियों में रहने वाला राष्ट्रपति भी समझ रहे थे। लेकिन वेनेजुएला में जो कुछ घटनाएं घटी, उसने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा में मोड़ दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस याद रखेंगे कि नाटो का संस्थापक सदस्य भी रहा है और विश्व के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों में भी एक माना जाता है फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक स्पष्ट रूप से कहा कि शक्तिशालियों की न्याय स्थापित करने की परंपरा, जिसको आप हिंदी संदर्भ में मत्स्य न्याय बोल सकते हैं। मत्स्य न्याय की अवधारणा की बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और उन्होंने एक लाइन और इसके साथ ही साथ ऐड कर दिया कि अमेरिका उन्हीं नियमों को तोड़ता जा रहा है जिसे विश्व में स्थापित किया गया, और अमेरिका ने खुद स्थापित किया। यहाँ पर दो चीजें स्थापित हो जाती है कि 1947 के बाद भारतीय संदर्भ में, या 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने थे, वो कहीं ना कहीं वैश्विक शांति से प्रभावित थी। अगर अस्त्र शस्त्रों की संस्थाएं भी बनी थी, सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी संस्थाएं बनी थी, उनका उद्देश्य कहीं न कहीं शांति स्थापना था या विरोधी गुटों के प्रचार प्रसार को रोकना था। ये दो प्रकार के उद्देश्य मोटे तौर पर आप सारे संस्थाओं में देख सकते हैं, जो कि राजनीतिक संस्थाएं थी या सामरिक संस्थाएं, तो उसमें आप इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन 2020 के कालखंड के बाद नाटकीय रूप से कुछ परिवर्तन आने लगे, और 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को या उनके कथन को अगर उनको एक आधार बनाया जाए, तो आप कई प्रकार की विसंगतियों को या राजनीतिक उथल पुथल या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के उथल पुथल का अवलोकन करेंगे। विश्व 2025 में लगभग उतना अशांत रहा है जितना कि 1950 के बाद यह कभी नहीं था। नाटो जैसी संस्थाएं भी प्रासंगिक अथवा अप्रासंगिकता के दौर में जा रही है, और अपनी स्थापना के बाद यूएनओ अपनी स्थापना के बाद कभी भी उतना असहाय नहीं रहा जितना यह 2025 में। आज तक के इतिहास में यूएनओ आज तक इतना असहाय कभी नहीं रहा जितना कि 2025 में। विश्व में कई प्रकार के संकट आए, विश्व में कई प्रकार की सैन्य टकराहट आई, लेकिन यूएनओ अपना कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दे सका। शक्तिशालियों के न्याय, इस संदर्भ में यूएनओ चुपचाप रह गया। तो यूएनओ की अप्रासंगिकता भी 2025 में साबित हुई, और 2025 आते आते एक चीज और देखा गया कि अमेरिकन सुपरमेसी की धारणा को विश्व में एक बार फिर बढ़ावा दिया गया। लेकिन इस बार एक अंतर था कि 1950 के बाद अमेरिका और यूरोप, आप इसको देखेंगे, दोनों की राजनीति प्रायः अमेरिका और यूरोप की राजनीति समानार्थी रही है। अमेरिका यूरोप लगभग में बहुत सारे मुद्दे पर एक साथ रहे, एक समान मूल्यों को बदलाते रहे। लेकिन 1925 के अंत में डोनाल्ड ट्रंप के रीजन में जब उन्होंने नाटो पर आलोचना की, नाटो की आलोचना की गई उनके द्वारा, उसके बाद यूरोपीय देशों और अमेरिका के स्वर अलग अलग कम से कम 2-3 मुद्दे पर जरूर दिखलाई पड़े, जिसमें एक यूक्रेन का मुद्दा था। यूक्रेन का मुद्दा यह एक ऐसा मुद्दा था जहां पर
अमेरिका के स्वर में और नाटो के स्वर में या यूरोपीय देशों के स्वर में अंतर था। इसको आप देखें, जब कभी भी हम लोग रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध में जब हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका की भूमिका, नाटो की भूमिका, उस पर चर्चा होगी। लेकिन आज का क्योंकि टॉपिक ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड पर हम बात करेंगे। ग्रीनलैंड अटलांटिक और आर्कटिक सागर के बीच में स्थित है। इसको नार्डिक प्रदेश में भी माना जाता है ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड में क्योंकि मौसम, गर्मियों के दिन जो होते हैं छोटे होते हैं और सर्दियों के समय लंबे होते हैं, इसलिए ग्रीनलैंड की जलवायु को आप ठंडे प्रदेश में भी शामिल कर सकते हैं ग्रीनलैंड को। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है, ये भी आपको याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश अगर कोई है तो ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, महादेश सुंदरता। अंटार्कटिका भी महादेश है। आप लोग समझते हैं ना कि महाद्वीप किसे कहा जाता है, जिसके चारों ओर समुद्र हो उसको महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ऐसे सामान्य तौर पर तो अंटार्कटिका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी। तो ये दोनों महाद्वीप की श्रेणी में आते हैं। तो उसके बाद जो तीसरा देश बचता है वो ग्रीनलैंड है। ये महाद्वीप की श्रेणी में नहीं है लेकिन सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और इसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर। क्योंकि जलवायु विषम है, ठंडी जलवायु है, तो इसमें लगभग में 60,000 के अप्रोक्सीमेट लोग रहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इस ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नजरें हैं और यहां पर एक ध्यान रखेंगे कि द्वितीय देश ग्रीनलैंड डेनमार्क के स्वायत्त शासित क्षेत्र में आता है। मतलब डेनमार्क ही ग्रीनलैंड के रक्षा, विदेशी संबंध, संचार जैसे जो मुद्दे होते हैं जो संघवाद के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए डेनमार्क के रिस्पॉन्सिबल है, डेनमार्क के अंदर आता है। 1979 से इस प्रकार की व्यवस्था है। तो हम अगर ग्रीनलैंड का परिचय दें तो ग्रीनलैंड के बारे में यह कहेंगे कि डेनमार्क के स्वायत्त शासित प्रदेश के तौर पर राजनीतिक स्तर पर डेनमार्क के स्वायत्त शासित प्रदेश के तौर पर ग्रीनलैंड है। यहाँ पर देखेंगे और इसका क्षेत्रफल को आप लोगों ने देखा लगभग में 21 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग में 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप इस संदर्भ से निष्कर्ष निकाल लेंगे कि हमारा देश सिर्फ इससे 1.5 गुना बड़ा है। हमारा देश सिर्फ इससे 1.5 गुना लगभग में बड़ा है हमारा देश। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अब इस देश का आकार यह आपके मस्तिष्क में आ गया होगा जो कितना बड़ा यह देश होगा, इस स्वायत्तशासित प्रदेश होगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की नजरें हैं ग्रीनलैंड पर। इसके कई कारण हैं, नजरें हैं, उसके परिणाम क्या होंगे आज इस सब पर हम आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इस ग्रीनलैंड पर उनकी नजरें हैं। देखिए ग्रीनलैंड जैसा कि मैंने कहा कि आर्कटिक और अटलांटिक दोनों महासागरों के मध्य में पड़ता है। अब अटलांटिक महासागर आप जानते हैं कि संसार के सबसे व्यस्त महासागर में। ग्रीनलैंड के क्षेत्रफल को आपने देख लिया। अब ग्रीनलैंड के नीचे में विभिन्न प्रकार के ईंधन एवं धात्विक खनिज होने की संभावना है। धात्विक खनिज होने की संभावना है। विभिन्न प्रकार की भू संपदा वहां पर होगी। तो ट्रंप साहब की गिद्ध लोलुप दृष्टि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड पर तो है ही, साथ ही साथ उनके महत्वपूर्ण कारणों में यह चीज भी है कि ग्रीनलैंड के भूगर्भ में जो अनुमानित रूप से धात्विक खनिज की या ईंधन की उपलब्धता, यह भी तो महत्वपूर्ण है। अमेरिका जब कभी भी काम करता है तो उसके कई आयाम होते हैं अमेरिका काम करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जनमत को वो बदलने का प्रयास करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह अपने विरोधियों को, जो उसके आलोचक होते हैं या निगुटके होते हैं, उसके कृत्यों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। यह उसकी एक रणनीतिक चाल रही है हमेशा से अमेरिका की। आप जब 1950 के बाद उसके कृत्यों को देखेंगे, जहां जहां उसने काम किया है, तो वहां पर आप देखेंगे वियतनाम के युद्ध को देख लिए, कोरिया के संकट को देख लिया, उसके बाद अफगानिस्तान में जो घटनाएं घटी, इराक में जो घटना घटी, लीबिया में जो हुई, अभी जो ईरान में हो रहा है,
वेनेजुएला में जो हुआ, तो इसके पीछे वो जनमत को बदलने का सबसे पहले प्रभाव करता है, जनमत को बदलने का प्रयास करता है। अब वहां पर देख रहा है कि वह रूस और चीन इस दोनों को विश्व राजनीति का आक्रामक साबित करने का प्रयास करता है। आक्रामक, इसमें सत्यता कहां तक है नहीं है वो पाठकों के ऊपर में है, आप लोगों के ऊपर में है। हम ये नहीं कहते हैं कि चीन आक्रामक नीतियों को नहीं दिखला रहा है, चीन दिखला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विश्व राजनीति में अमेरिका ने उसे ज्यादा और ही आक्रामक साबित कर दिया है। भारत के संदर्भ में भी देखिए कि चीन की अपनी कुछ निजी समस्या भी है। चीन के जैसे ताइवान के साथ उसके मुद्दे हैं, भारत के साथ उसके सैन्य संघर्ष भी कुछ दिन पहले हुए थे, आप लोगों को गलवान घाटी याद ही होगा, क्योंकि जो सीमा विवाद है अनिर्णित रहा है अभी तक। सीमा का सीमांकन भी है भारत और चीन के बीच में ठीक से नहीं हो पाया, इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। लेकिन यह भी याद रखना है आपको कि चीन 1962 के बाद किसी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग ही नहीं दिया, यह भी याद रखना है। तो हम चीनी जो आक्रामक पॉलिसी थे, जो नीतियां हैं, उसका भी समालोचना बाद में करेंगे भारत चीन की विदेश नीति के संदर्भ में। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि रूस और चीन ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर लेंगे अगर अमेरिका उसको पहले अपने कब्जे में नहीं लेता है तो। मतलब उन्होंने रूस और चीन को एक बार आक्रामक बतला करके विश्व राजनीति को दो ध्रुवों में बांटने का प्रयास किया है। विश्व की राजनीति वह जो रूस और चीन से पृथक है, रूस और चीन के आक्रामक नीतियों से परेशान है या अन्य कारणों से भी रूस और चीन की गुट में नहीं है, मतलब मेरा इशारा लोकतांत्रिक देशों की ओर है, उसको वह एक नेतृत्व में बदलना चाहते हैं कि रूस और चीन अपने आक्रमण जो भविष्य में कभी हो या ना हो, उसके पीछे एक वैधानिक जामा पहुंचाना चाहते हैं, वैधानिक तर्क देना चाहते हैं। वो सिर्फ एक वैधानिक आधार तैयार कर रहे हैं, राजनीति का जिसको आधार कहते हैं, कि वह रूस और चीन के आक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने ग्रीनलैंड पर हमला किया, ग्रीनलैंड पर आक्रमण किया। अब ग्रीनलैंड पर आक्रमण यहां पर शब्द ठीक नहीं है, ग्रीनलैंड पर हम आधिपत्य शब्द का प्रयोग करेंगे। आधिपत्य करने के लिए कई प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। वेनेजुएला में ही आपने देखा सत्ता परिवर्तन उन्होंने नाटकीय रूप से कर दिया, सैन्य हस्तक्षेप से। उसके बाद अब ग्रीनलैंड पर जो आधिपत्य होगा उसमें उन्होंने सैन्य विकल्प की संभावना से इनकार नहीं किया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सैन्य विकल्प की संभावना से इनकार नहीं किया, मतलब सैन्य विकल्प भी एक संभावित विकल्प हो सकते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ग्रीनलैंड पर अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है या सैन्य कार्रवाई ग्रीनलैंड पर होती है, सीमित हो अथवा असीमित हो, तो उसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, सीमित हो अथवा असीमित। अब यहां पर जैसे कि हमने कह दिया था कि ग्रीनलैंड की रक्षा का भार किस पर है, डेनमार्क पर। और डेनमार्क 1949 स्थापित नाटो का संस्थापक सदस्य है, यह भी ध्यान रखना, संस्थापक सदस्य है। नाटो में आज लगभग में 30 सदस्य हैं। 30 सदस्यों में से 2 सदस्य इसके नार्डिक सदस्य है। अगर आपको पूछा जाए कि नाटो के पूर्ण सदस्य की संख्या कितनी है तो 30 है, कुल सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि डेनमार्क को संस्थापक सदस्य रहा है। और नाटो संगठन का एक स्पष्ट रूल है कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो नाटो के सभी देशों पर यह हमला माना जाएगा, नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर के सैन्य कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि नाटो के इन सदस्यों में अधिकांश यूरोपीय सदस्य हैं, यूरोपीय सदस्य देश है और डेनमार्क उसका सदस्य देश है। तो अगर नाटो के किसी सदस्य पर भूभाग के लिए हमला होता है तो नाटो के अन्य देश क्या करेंगे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उन महत्वपूर्ण देशों में यूरोपीय जो शक्तियां हैं वो क्या करेंगे, यूरोपीय शक्तियां क्या करेंगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोपीय शक्तियों में आप कुछ 5 शक्तियों की 6 शक्तियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि विश्व राजनीति का रुख उन्होंने पिछले 100 साल में लगभग में निर्धारित किया है। जब 20वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी को लोग कहते हैं कि अमेरिका की शताब्दी रहे,
और जब 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं यूरोप की शताब्दी रही, लेकिन 20वीं शताब्दी में भी यूरोपीय देशों का प्रभाव था। अब उन देशों में देखेंगे, यूरोप की शक्तियों में आप देखेंगे, यूरोपीय शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन, हमको चुनिंदा शक्तियों के ब्रिटेन, इटली, जर्मनी जर्मनी इत्यादि प्रमुख शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। ये शक्तियां क्या करेगी? आपको आश्चर्य होगा कि इसमें से नाटो के कम से कम 4 यूरोपीय देशों ने अपनी सहमति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं दिखलाई। अब ये नाटकीय परिवर्तन आएगा। क्या नाटो अप्रासंगिक होगा? नाटो अप्रासंगिक हो जाएगा। अगर नाटो अप्रासंगिक होता है तो एक उलझी हुई राजनीति और आएगी। उलझी हुई राजनीति क्या आ सकती है? क्योंकि रूस यूक्रेन पर जब हमला कर रहा था या हमला किया, उस समय एक ही शर्त को सबसे प्रमुखता से दिखलाया गया कि नाटो का मेंबर यूक्रेन ना बने। एक ही कारण बतलाया गया था। नाटो की स्थापना ही सोवियत संघ को सीमित करने के लिए हुई। सोवियत संघ के इर्द गिर्द नाटो के सदस्य देश अगर पहुंच जाते तो सोवियत संघ को अथवा वर्तमान रूस को यह बर्दाश्त नहीं था। तो नाटो पर हमला के, नाटो के सदस्य देश में यूक्रेन की जो चाहत थी व्लादिमीर जेलेंस्की की, तो उस संदर्भ में ही रूस ने एक हमला किया था यूक्रेन पर, जो आज तक युद्ध चल रहा है। और वही संस्था अगर अप्रासंगिक हो जाती है, ग्रीनलैंड पर अगर कोई सैन्य कार्रवाई करता है और यूरोपीय शक्तियां अगर अमेरिका का विरोध करती है, तो जैसे अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का यूरोपीय शक्तियां अगर विरोध करेंगे, तो आप यहाँ पर 2-3 चीजों को देखेंगे कि अमेरिकन राजनीति में भी परिवर्तन आएगा और यूरोप की राजनीति में भी परिवर्तन आएगा। और नाटो की जो राजनीति है, नाटो की जो अपनी सांगठनिक क्षमता है या नाटो का जो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है, वो निश्चित रूप से कम होगा। ये भी ध्यान रखने की चीज। और नाटो का प्रभाव अगर कम होता है, क्योंकि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संगठन अभी नाटो को माना जाता है। जब इराक में हमला हुआ था, जब सीरिया पर हमला हुआ था, नाटो देशों ने इराक में भी जो हमला हुआ था उसमें भी भाग लिया था अमेरिका के नेतृत्व में, और जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ था उस पर भी भाग लिया था। तो नाटो देश उसमें, जिसमें कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश प्रमुखता से रहे हैं, तो यूरोपीय शक्तियां अगर अपनी राजनीति को अलग करती है तो अमेरिका पर भी इसके प्रतिकूल परिणाम पड़ सकते हैं वैश्विक परिदृश्य में। तो विश्व में बहुत ध्रुवीयता बढ़ेगी और विश्व पुनः अव्यवस्थित या असंतुलित होगा। विश्व असंतुलित होगा। तो इस संदर्भ में नाटो पर जो मैक्रोन की जो आलोचना हुई है फ्रांस के राष्ट्रपति के, तो उन्होंने विश्व व्यवस्था को असंतुलित कर दिया है, डिजॉर्डर में कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीति है, सिर्फ राजनीतिक शैली पर प्रश्न नहीं है, वो वैश्विक परिदृश्य पर प्रश्न है। अब नाटो अगर अप्रासंगिक होता है तो तब क्या होगा? नाटो अगर अप्रासंगिक होता है तो वहां पर 2-3 चीजें प्रमुखता से आएगी। रूस यूक्रेन पर पूर्ण आधिपत्य की बात कर सकता है, पूर्ण आधिपत्य की बात कर सकता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझना है। देखिए, मीडिया में कुछ खबरें इस तरह की आती है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत रूस ने कहा कि वेनेजुएला में आपको जो करना है कीजिए, सामान्य में आप देखिएगा, और यूक्रेन हमारा। तो यूक्रेन की जो आत्मरक्षा की बात है, यूक्रेन की जो रक्षा करने की अमेरिका तत्पर हमेशा रहता था युद्ध के संदर्भ में। युद्ध जब स्टार्ट हुई थी तो उस नीति में भी नाटकीय परिवर्तन आ गए। और जब वेनेजुएला में घटनाएं घटी, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, रूस के सैन्य, जो रूस का टैंकर था, उसको कब्जा में अमेरिका ने कर लिया। उसके बाद रूस की तरफ से जो आलोचना हुई वो कठोर थी, लेकिन सैन्य कार्रवाई नहीं हुई। अब यहां पर देखना है कि रूस जैसा महाशक्ति, जिसने पिछले 50 सालों तक, उसमें कुछ कालखंड को अगर हम छोड़ दें, तो अमेरिका के खिलाफ द्विध्रुवीयता की राजनीति पूरे विश्व में होती रही है। अब उस महान शक्ति ने अपने टैंकर को कैप्चर होने के बाद सिर्फ आलोचना का स्तर को थोड़ा सा मजबूत किया, आलोचना ही की। अब यहां पर आपको समझना है कि आलोचना ही की। अरे भाई, अमेरिका की आलोचना उस समय कोई छोटा सा देश भी कर सकता था। रूस क्या कर रहा था?
अमेरिका की आलोचना तो विश्व का कोई भी संप्रभु देश कर सकता था। फिर उस संप्रभु देश और विश्व के सामने विश्व में जो एक महान शक्ति के तौर पर रूस प्रतिस्थापित है, नंबर 2 की शक्ति, वो सिर्फ आलोचना करके रह जाएगी और नंबर 25 की शक्ति भी आलोचना करेगी। तो 2 और 25 में अंतर क्या है? यह एक आश्चर्य का पहलू है। मेरा इशारा ये नहीं कि दोनों महाशक्तियां आपस में लड़ जाए, क्योंकि दोनों महाशक्तियां अगर आपस में लड़े तो विश्व सभ्यता का ही नुकसान होगा। लेकिन जो कूटनीतिक दरवाजे होंगे या सैन्य दरवाजे होंगे, सैन्य टकराहट की संभावना होगी, वो भविष्य में है, या कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के एक जो अंतर नीति के अंतर्गत या जिसको गुप्त समझौते के अंतर्गत कहा जा सकता है, तो गुप्त समझौता भी कहीं न कहीं इस मुद्दे पर हुआ होगा। अभी साउथ अफ्रीका में एक विशेष प्रकार की, दक्षिण अफ्रीका में एक विशेष प्रकार की बात की जा रही है कि एक समझौता होने जा रहा है, जिसको कि सैन्य ऑपरेशन या कह सकते हैं कि आप उसमें सैन्य अभ्यास हो रहा है, उसमें कि चीन और रूस की उपस्थिति है। तो चीन और रूस के नौसैनिकों की उपस्थिति या सैन्य जो अभ्यास हो रहा है, उसको लोग एक युद्ध के लिए तैयारी मान रहे हैं। लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि विश्व सभ्यता में अभी चीन या भारत या कोई भी जो जिम्मेदार देश है युद्ध से बचना चाहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी युद्ध तो वही मानी जाती है जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति भी हो जाए और किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी न हो, मतलब युद्ध ना हो। तो आप इस चीज को भी देखेंगे। लेकिन इस घटना के तो परिणाम आएंगे। अगर ग्रीनलैंड पर किसी भी प्रकार का सैन्य या किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार की जो राजनीति होती है जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड को अपने अंदर में करना होगा, उसके परिणाम तो आने ही है, राजनीतिक परिणाम भी होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां पर एक और ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वहां के नागरिक, क्योंकि वहां के जो नागरिकों की संख्या है ग्रीनलैंड में, तो लगभग में 60,000 के अप्रॉक्स में, 60,000 से थोड़ा कम ही है, 60,000 से कम ही है वहां पर जनसंख्या। तो अगर प्रत्येक नागरिक अमेरिका का नागरिक बन जाए तो उनको $1,000 से $10,000 के बीच में रुपए मिल सकते हैं। आप इस संदर्भ में समझेंगे कि भारतीय करेंसी में लगभग 90 लाख रुपए देने की बात चल रही है। 9,000 से लेकर के आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 90 से गुना कर लेंगे। अब इसको समझेंगे आप लोग, ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं। एक देश के, क्योंकि स्वायत्त शासी डेनमार्क के अंदर में देश है, तो उसके अंदर वो कर क्या रहे हैं, वो आर्थिक प्रलोभन दे रहे हैं, वो अराजकतावाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, उसके नेतृत्व के प्रति असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं। और असंतुष्टि उत्पन्न अगर हो जाएगी तो जिस राष्ट्र का दुश्मन राष्ट्र के नागरिक ही हो जाए, उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। अमेरिका ने कई लड़ाइयां लड़ी 1950 के बाद। वियतनाम में भी उसे एक समझौते के बिंदु पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वियतनाम में उस प्रबल राष्ट्रवाद ने अमेरिका को चुका दिया। अफगानिस्तान में 19-21 वर्षों तक आप अफगानिस्तान की पहाड़ियों में आतंकवादियों को ढूंढते हुए क्या परिणाम आया आपके पास? अफगान राष्ट्रवाद ने अमेरिका को झुका दिया था। अगर आप देखेंगे किसी राष्ट्र के नागरिक ही राष्ट्र के दुश्मन बन जाएंगे तो फिर अमेरिका क्या दूसरी कोई अन्य शक्ति उस पर हमला कर सकती है। लेकिन जब राष्ट्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्र के नागरिक खड़े हो जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी बदलती रहेगी, सिद्धांतों में परिवर्तन आता रहेगा और अन्य शक्तियां भी आपके सपोर्ट में आएगी। तो आप ग्रीनलैंड पर किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई को या राजनीतिक प्रतिशोध को या अन्य किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड को अमेरिका में विलय करना हो, तो आप इसको इस प्रकार से नहीं समझ सकते कि यह आसानी से हो जाएगा। इसके अंतरराष्ट्रीय परिणाम आएंगे, क्योंकि आज ग्रीनलैंड का नंबर है, कल बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के बगल में स्थित कनाडा को भी कहा है कि एक बड़ा राज्य बन जाओ, तो कनाडा भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अगला शिकार कनाडा होगा। आप विश्व में व्यवस्था परिवर्तन करते रहेंगे तो अमेरिकन नेतृत्व को बढ़ाते रहेंगे, तो अन्य देश भी समझौतावादी रुख नहीं अपनाएंगे, क्योंकि विश्व में अब वो राजनीति नहीं रही एक ध्रुवीयता के, विश्व अब बहुध्रुवीयता की ओर स्थापित हो चुका है। विश्व अब ध्रुवीयता की ओर बढ़ता जा चुका है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, पुनः कल मिलते हैं। कहते बोले हो क्या मिनट